और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चीज़ों के बनने की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। मतलब वो किस चीज़ से बनी हैं, कैसे बदलती हैं और क्यों बदलती हैं। हाँ, मतलब एक कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब कैसे काम करता है। इसे एक दिलचस्प बातचीत समझिए जो हमें पदार्थ के रहस्यों से रूबरू कराएगी। बिल्कुल, हम सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, ये सारी चीजें आखिर हैं क्या? और फिर देखेंगे कि कैसे सबसे छोटे हिस्से मिलकर बड़ी चीजें बनाते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या खेल होता है। हाँ, मतलब एक तरह से आणविक नजरिए से देखना। हाँ, हमारे चारों ओर के जगत को आणविक नजरिए से देखने जैसा होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जब हम पदार्थ या मैटर कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं? काफी हद तक तकनीकी तौर पर कहें तो पदार्थ वो हर चीज है जिसका वजन होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, और जो जगह घेरती है। हाँ, जगह घेरती है। ओके, जैसे आपके आसपास देखिए, ये मेज, पानी की बोतल, हवा भी, ये सब पदार्थ हैं। और हाँ, ये अलग अलग रूपों में मिलता है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हम रोज देखते हैं: ठोस जैसे पत्थर या बर्फ, तरल जैसे पानी या तेल, और गैस जैसे हवा या भाप। ठोस, तरल, गैस, ये तो समझ आता है। क्या इन्हें और भी तरीकों से बांटा जा सकता है? मतलब कोई और क्लासिफिकेशन? हाँ, हम इन्हें इस आधार पर भी बांट सकते हैं कि वे कितने शुद्ध हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, जिनमें सिर्फ एक ही तरह की चीज होती है। सिर्फ एक तरह की? हाँ। ये 2 तरह के हो सकते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट्स, हाँ। और यौगिक यानी कंपाउंड्स। तत्व सबसे सरल रूप हैं, जैसे सोना Au, या लोहा Fe, या ऑक्सीजन O। इन्हें और सरल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता, कम से कम रासायनिक तरीकों से तो नहीं। अच्छा। और यौगिक? यौगिक तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं। रासायनिक रूप से? हाँ, जैसे पानी H2O, ये हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। या नमक NaCl, जो सोडियम और क्लोरीन से बनता है। ओके, और अगर रासायनिक रूप से ना जुड़े तो वो होते हैं मिश्रण, मिक्सचर्स। हाँ, इनमें 2 या ज्यादा चीजें बस फिजिकली मिली होती हैं, रासायनिक रूप से जुड़ी नहीं होती। जैसे हवा। हवा एक मिश्रण है? हाँ, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मिली हुई हैं। या फिर मान लीजिए चीनी और पानी का घोल। इन्हें आप भौतिक तरीकों से अलग कर सकते हैं, जैसे छानकर या पानी को उबालकर। अच्छा, तो तत्व यौगिक मिश्रण। पर हम किसी अनजान चीज को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है या उसके गुण क्या हैं? उसके गुणों से, प्रॉपर्टीज से। 2 तरह के गुण होते हैं: भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हैं जिन्हें हम पदार्थ को बदले बिना देख या माप सकते हैं। जैसे उसका लन कैसा है, वो किस तापमान पर पिघलता है, गलनांक, किस तापमान पर उबलता है, क्वथनांक, वो कितना घना है, ये सब। और दूसरी तरफ है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बताते हैं कि वो पदार्थ दूसरी चीजों के साथ मिलकर कैसे बदलता है या प्रतिक्रिया करता है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये उसका रासायनिक गुण है। क्योंकि वो बदल रहा है? हाँ, क्योंकि वो हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एक नई चीज जंग बना रहा है, पदार्थ बदल गया। समझ गया। विज्ञान में चीजों को ठीक ठीक मापना बहुत जरूरी होता होगा, है ना? क्या इसके लिए कोई खास तरीका है? हाँ, सटीकता, प्रिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक मानक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसे SI इकाइयां कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI यूनिट्स? हाँ, सुना है। इसमें लंबाई के लिए मीटर M, वजन या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम kg, समय के लिए सेकंड S, तापमान के लिए केल्विन K वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और अगर संख्या बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो तो? हाँ, जैसे कि धरती से सूरज की दूरी या एक परमाणु का आकार, तो हम वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखने का एक आसान तरीका है, जैसे 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और ये कैसे पता चलता है कि कोई माप कितना भरोसेमंद है, मतलब कितना सटीक? उसके लिए हम सार्थक अंकों पर ध्यान देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वो अंक होते हैं जो हमें बताते हैं कि माप कितना सटीक है।
कौन से अंक निश्चित हैं और कौन सा आखिरी अंक थोड़ा अनिश्चित हो सकता है। अच्छा। और जब हमें एक इकाई से दूसरी में बदलना हो, मान लीजिए इंच को सेंटीमीटर में, तो एक बहुत काम की विधि है जिसे फैक्टर लेबल विधि कहते हैं, फैक्टर लेबल मेथड। ये इकाइयों को गुणा भाग करने का एक ऐसा तरीका है जिससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब यूनिट्स कट जाती हैं? हाँ बिल्कुल, इकाइयां खुद ही कट कर सही जवाब देती हैं। ये पक्का करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ जगह घेरता है, उसका वजन होता है, उसे मापा जा सकता है। आपने कहा था तत्व सबसे सरल शुद्ध पदार्थ हैं, तो ये तत्व आखिर बने किस चीज से होते हैं? इनकी सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल। तत्व बने होते हैं परमाणुओं से। एटम्स। परमाणु किसी तत्व की वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें उस तत्व के सारे रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। सबसे छोटी इकाई? हाँ, और ये समझना कि परमाणु असल में कैसा दिखता है, ये अपने आप में एक रोमांचक कहानी है जो धीरे धीरे खुली। बहुत पहले तो लोग सोचते थे कि परमाणु अविभाज्य है, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन की थियरी यही थी। लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं, करीब 19वीं सदी के अंत में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, एक बहुत ही छोटा कण जिस पर ऋणात्मक माइनस आवेश होता है। अच्छा, मतलब परमाणु के अंदर भी कुछ है? हाँ, इससे पता चला कि परमाणु के अंदर भी कुछ है। फिर हेनरी बकरेल और मैरी क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता की खोज की। रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व अपने आप अदृश्य किरणें या कण छोड़ते हैं। इससे ये और पक्का हो गया कि परमाणु स्थिर और ठोस गोले जैसे नहीं है, उनके अंदर कुछ चल रहा है। तो फिर असली तस्वीर कैसे सामने आई? परमाणु का मॉडल कैसे बना? असली बड़ा खुलासा हुआ अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मशहूर प्रयोग से करीब 1911 में। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली, फॉइल, और उस पर अल्फा कणों की बौछार की जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। हाँ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हाँ, उन्होंने सोचा था कि सारे कण या तो सीधे निकल जाएंगे या थोड़े बहुत मुड़ेंगे, जैसे किसी नरम चीज से टकराकर। लेकिन कुछ अजीब हुआ है ना? हाँ, ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, जैसे पन्नी वहां थी ही नहीं। लेकिन कुछ कण थोड़े मुड़े, और हैरानी की बात ये थी कि बहुत थोड़े से कण, करीब 8000 में से एक ऐसे थे जो लगभग सीधे वापस टकराकर लौट आए, 180 डिग्री पर। वापस लौट आए, मतलब सोने की पन्नी से? हाँ बिल्कुल। रदरफोर्ड ने कहा ये ऐसा था जैसे आपने एक कागज पर तोप का गोला चलाया हो और वो वापस आप पर आ जाए। अविश्वसनीय। इसका मतलब क्या निकाला उन्होंने? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली जगह है, इसीलिए ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। ओके। लेकिन परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटा, बहुत घना और धनावेशित प्लस हिस्सा है जिसे उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ, इसी नाभिक से टकराकर कुछ अल्फा कण वापस लौटे थे। उन्होंने ये भी बताया कि नाभिक में धनावेशित कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। बाद में जेम्स चैडविक ने नाभिक में एक और कण खोजा जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसे न्यूट्रॉन कहा गया। तो परमाणु की तस्वीर बनी, केंद्र में प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन जीरो का नाभिक, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन माइनस घूम रहे हैं, कुछ इस तरह। बिल्कुल सही, यही रदरफोर्ड का मॉडल था। बाद में बोर और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे और सुधारा, पर बेसिक आइडिया यही है। और किसी तत्व की पहचान इस बात से होती है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन से, हाँ। इसे परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे हर कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, हर ऑक्सीजन में 8। प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि वो कौन सा तत्व है, ये उसकी पहचान है। और न्यूट्रॉन, क्या उनकी संख्या भी हमेशा फिक्स होती है? नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी बदल सकती है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तो बराबर हो, मतलब तत्व वही हो, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप? आइसोटोप्स। उदाहरण? जैसे कार्बन के 2 मुख्य आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और कार्बन 13, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ये दोनों हैं तो कार्बन ही, लेकिन कार्बन 13 थोड़ा भारी है। अच्छा, और जब ये परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हम कागज पर कैसे दिखाते हैं? कोई शॉर्टकट? हम रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। सबसे आम है आणविक सूत्र, मोलेक्युलर फॉर्मूला। ये बताता है कि एक अणु में, मॉलिक्यूल में, किस तत्व के कितने परमाणु हैं। जैसे H2O? हाँ, जैसे हमने पानी का सूत्र H2O देखा, या ग्लूकोज, एक तरह की चीनी,
उसका सूत्र C6H12O6 है, मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणु। ओके। और वो दूसरा वाला एम्पिरिकल? हाँ, मूल अनुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये परमाणुओं का सबसे सरल अनुपात बताता है। ग्लूकोज के लिए ये CH2O होगा, C6H12O6 को 6 से भाग दे दो। अच्छा, सरल अनुपात। और क्या आयन वाली बात भी यहीं आती है? कैटायन एनायन? हाँ, कुछ यौगिक खासकर जो धातुओं और अधातुओं के मिलने से बनते हैं, वे परमाणुओं के बजाय आयनों से बने होते हैं। आयन्स। आयन तब बनते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो पॉजिटिव चार्ज? हाँ, तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। उसे धनायन या कैटायन कहते हैं। जैसे Na+ सोडियम आयन, या इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो नेगेटिव? तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। उसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। जैसे Cl- क्लोराइड आयन। ये विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को खींचते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी साधारण नमक। नमक आयनिक है, ठीक है। परमाणु तो इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं। तो फिर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उन्हें गिनते कैसे हैं? अरबों खरबों परमाणु को गिनना तो नामुमकिन लगता है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जाहिर है एक एक करके गिनना तो संभव नहीं, तो वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक खास संख्या तय की, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, एवोगाद्रोज नंबर। आवोगाद्रो संख्या कितनी बड़ी है ये? ये लगभग 6.022 × 10^23 है, मतलब 6 के बाद 23 शून्य। बहुत बड़ी संख्या है। बाप रे। और उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की इतनी मात्रा को हम 1 मोल कहेंगे। मूल? 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 कण, चाहे वो परमाणु हो या अणु। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 1 दर्जन का मतलब 12 समझते हैं, चाहे वो केले हों या अंडे। वैसे ही 1 मोल का मतलब हमेशा 6.022 × 10^23 कण होता है। ये संख्या इतनी अजीब और बड़ी क्यों है? ये संख्या ऐसी है ताकि वो हमारी आम दुनिया की मापों से जुड़ सके। ये संख्या इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि परमाणु और अणु बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मोल ने परमाणुओं की दुनिया को हमारी दुनिया से ग्राम से जोड़ दिया। वो कैसे? क्योंकि किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, यानी उसके 1 मोल का ग्राम में वजन, संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जो AMU में होता है, के बराबर होता है। अच्छा, मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU है, तो उसके 1 मोल का वजन 12 ग्राम होगा। बिल्कुल सही। और यही बात यौगिकों के आणविक द्रव्यमान और उनके मोलर द्रव्यमान पर भी लागू होती है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान करीब 18 AMU है, तो पानी के 1 मोल का वजन 18 ग्राम होगा। अरे वाह! तो अब गिनने की जरूरत नहीं, तौल लो। हाँ, अब वैज्ञानिक परमाणुओं को गिनने के बजाय उन्हें तौल सकते हैं। अगर उन्हें किसी तत्व का 1 मोल चाहिए, तो वे बस उसका मोलर द्रव्यमान ग्राम में तौल लेते हैं। ये रसायन विज्ञान की गणनाओं के लिए, मतलब स्टोइशियोमेट्री के लिए, एक क्रांतिकारी कदम था। वाह! तो मोल हमें पदार्थों को तौलकर उनके कणों की संख्या जानने में मदद करता है। इससे हम यौगिकों के बारे में और क्या जान सकते हैं? हम किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन पता लगा सकते हैं। परसेंट कॉम्पोजिशन, मतलब उस यौगिक में वजन के हिसाब से कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मौजूद है। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत? हाँ, जैसे पानी H2O में हम गणना कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन। ये जानकारी बहुत काम की होती है। मान लीजिए आपको कोई अनजान पाउडर मिला। हाँ। आप उसका विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व किस प्रतिशत में है। इस जानकारी से आप उसका मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, वो सरल वाला अनुपात। हाँ, और अगर आपको उसका मोलर द्रव्यमान भी पता चल जाए किसी और तरीके से, तो आप उसका सटीक आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता सकते हैं। ये तो जासूसी जैसा लग रहा है, सुरागों से पता लगाना कि चीज क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की, केमिकल रिएक्शंस की। जब चीजें बदलती हैं, एक से दूसरी बन जाती हैं, तो उसे कैसे दर्शाते हैं? क्या इसका भी कोई तरीका है? केमिकल इक्वेशंस, ये एक तरह से रसायन व्यंजन विधि, रेसिपी की तरह होते हैं। रेसिपी कैसे? हम तीर के बाईं ओर उन चीजों को लिखते हैं जो प्रतिक्रिया कर रही हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और तीर के दाईं ओर
उन चीजों को लिखते हैं जो बन रही हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट्स। जैसे रेसिपी में सामग्री और बनने वाली डिश। अच्छा, सामग्री और डिश। बिल्कुल। और जैसे विधि में सामग्री की मात्रा जरूरी होती है, वैसे ही रासायनिक समीकरण में भी एक बहुत जरूरी नियम का पालन करना होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पदार्थ न बनता है न नष्ट होता है। सही। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, वो बस अपना रूप बदलता है। इसका मतलब है कि जितने परमाणु किसी तत्व के अभिकारकों में थे, उतने ही परमाणु उस तत्व के उत्पादों में भी होने चाहिए। परमाणु बस आपस में नए तरीके से जुड़ जाते हैं। तो समीकरण को संतुलित करना पड़ता होगा, दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती बराबर करनी पड़ती होगी। हाँ, इसी को समीकरण संतुलित करना कहते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये बहुत जरूरी है और रसायन विज्ञान की वो शाखा जो इन मात्राओं का अध्ययन करती है, यानी कितनी अभिकारक से कितना उत्पाद बनेगा, उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बस रासायनिक गणना है। संतुलित समीकरण हमें बताता है कि अभिकारक किस मोल अनुपात में प्रतिक्रिया करते हैं और उत्पाद किस मोल अनुपात में बनते हैं। मोल विधि यहाँ फिर से बहुत काम आती है। क्या असल में जब हम कोई प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमेशा सारे अभिकारक पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, जैसे रेसिपी में सारा सामान इस्तेमाल हो जाए? अक्सर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर एक अभिकारक दूसरे से पहले खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो अभिकारक पहले खत्म होता है उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। वही तय करता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पाद बन सकता है, चाहे दूसरा अभिकारक कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। कोई उदाहरण? सोचिए आप सैंडविच बना रहे हैं और आपके पास 10 ब्रेड स्लाइस हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीज स्लाइस। हाँ। तो आप केवल 3 सैंडविच बना पाएंगे, भले ही 4 ब्रेड स्लाइस बची रह जाएं। यहाँ चीज सीमांत अभिकारक है। चीज खत्म, सैंडविच बनना बंद। समझ गया। और क्या हमें हमेशा उतना उत्पाद मिलता है जितना हम समीकरण से गणना करते हैं, 100%? नहीं, असल जिंदगी में 100% मिलना मुश्किल होता है। सैद्धांतिक रूप से तो मिलना चाहिए। उसे हम सैद्धांतिक उपज कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन प्रयोगशाला में असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। क्यों? हो सकता है प्रतिक्रिया पूरी न हो, या साइड में कोई और रिएक्शन हो जाए, या उत्पाद को इकट्ठा करते समय कुछ नुकसान हो जाए। तो जो मात्रा हमें असल में मिलती है उसे वास्तविक उपज कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। और हम प्रतिशत उपज, परसेंट यील्ड निकालकर बताते हैं कि हमें सैद्धांतिक मात्रा का कितना प्रतिशत असल में मिला, जैसे 80% या 90%। इसका बहुत दिलचस्प है। आपने पानी का जिक्र कई बार किया। ऐसा लगता है बहुत सारी प्रक्रियाएं पानी में ही होती हैं। इनकी क्या खासियत है? हाँ, पानी एक कमाल का विलायक है, सॉल्वेंट, और जलीय विलयन, एक्विस सॉल्यूशंस, यानी पानी में बने घोल, रसायन विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण है। जब कुछ चीजें पानी में घुलती हैं तो वो आयनों में टूट जाती हैं। आयन, जैसे नमक में Na+ और Cl-। हाँ, ऐसे पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उनका विलयन बिजली का संचालन कर सकता है आयनों के चलने की वजह से। क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट्स एक जैसे होते हैं, सब बराबर टूटते हैं? नहीं, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे साधारण नमक NaCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में लगभग पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल? वीक, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सिरका, एसिट्रिक एसिड पानी में घुलते तो हैं, पर बहुत कम अणु आयनों में टूटते हैं, ज्यादातर अणु के रूप में ही रहते हैं। और फिर होते हैं गैर इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, जैसे चीनी। ये पानी में घुल तो जाते हैं पर आयनों में बिल्कुल नहीं टूटते, अणु के रूप में ही रहते हैं, इसलिए इनका विलयन बिजली का संचालन नहीं करता। पानी में होने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या हम कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, समझने के लिए? हाँ, मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं जलीय विलयनों में होती हैं। पहला है अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश नहीं, यहाँ मतलब है ठोस बनना। इनमें आप 2 घुलनशील पदार्थों के विलयनों को मिलाते हैं और अचानक एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जाता है जो नीचे बैठ जाता है या तैरने लगता है। इसे अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अच्छा। जैसे जादू। हाँ,
कुछ वैसा ही लगता है। कुछ नियम है, विलेयता नियम, सॉल्युबिलिटी रूल्स, जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किन आयनों को मिलाने पर अवक्षेप बनेगा। हम इन प्रतिक्रियाओं को दिखाने के लिए खास तरह के समीकरण, जिसे शुद्ध आयनिक समीकरण नेट आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, जो सिर्फ उन आयनों को दिखाते हैं जो असल में प्रतिक्रिया करके ठोस बना रहे हैं। ठीक है, पहला ठोस बनना। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है अम्ल क्षार प्रतिक्रियाएं, एसिड बेस रिएक्शंस। अम्ल एसिड वो पदार्थ होते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, या ज्यादा सही कहें तो प्रोटॉन दान करते हैं। प्रोटॉन डोलना। हाँ, और क्षार बेस वो होते हैं जो इन प्रोटॉनों को स्वीकार करते हैं, या पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एंटासिड लेना। बिल्कुल। पेट की एसिडिटी कम करने वाली दवाएं क्षार होती हैं, जो पेट के एसिड को उदासीन करती हैं। आमतौर पर इसमें नमक और पानी बनता है। ओके, और तीसरा प्रकार? तीसरा है ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिन्हें छोटे में रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ। इनमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉनों को हासिल करता है, हम कहते हैं उसका अपचयन हो गया, रिडक्शन। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। हाँ, ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन खोएगा तो कोई पाने वाला भी होना चाहिए। जैसे लोहे में जंग लगना एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया है। बैटरी का काम करना भी रिडॉक्स प्रतिक्रिया पर आधारित है। हम ऑक्सीकरण संख्याओं, ऑक्सीडेशन नंबर्स का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि किस परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन खोए या पाए। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ये सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई विलयन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई चीज कितनी घुली हुई है? उसकी ताकत कैसे मापते हैं? कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, हम विलयन की सांद्रता मापते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। सबसे आम तरीका है मोलारता, मोलैरिटी का इस्तेमाल करना, जिसे कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलरता? ये क्या है? मोलारता का मतलब है कि विलयन के प्रति लीटर में विले यानी घुली हुई चीज के कितने मोल्स हैं, मोल्स पर लीटर। जैसे 1 M नमक के विलयन का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में 1 मोल यानी लगभग 58.5 ग्राम नमक घुला है। सांद्रता जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम प्रतिक्रियाओं की मात्रा की गणना कर रहे हों। और अगर हमें किसी विलयन की सांद्रता पता ना हो तो कोई तरीका है जानने का? तब हम अनुमापन नाम की एक तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन लैब में करते हैं ना? हाँ, इसमें हम एक ऐसे विलयन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी सांद्रता हमें ठीक ठीक पता होती है। इसे मानक विलयन कहते हैं और इसे ब्यूरेट से धीरे धीरे अज्ञात विलयन में मिलाते हैं जब तक कि प्रतिक्रिया पूरी ना हो जाए। इसका पता हम किसी संकेतक या इंडिकेटर या मीटर से लगाते हैं। कलर चेंज होता है जैसे? हाँ, अक्सर इंडिकेटर का रंग बदल जाता है। फिर हम गणना करके अज्ञात विलयन की सांद्रता निकाल लेते हैं। ये अम्ल क्षार और रिडॉक्स प्रतिक्रियाओं दोनों के लिए बहुत उपयोगी तकनीक है। चलिए अब थोड़ी बात गैसों की करते हैं। ठोस और तरल की तुलना में गैसें तो काफी अलग व्यवहार करती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, गैस से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत तेजी से बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके बीच खाली जगह बहुत होती है और वे बर्तन को भर देती हैं। हाँ, वे जिस बर्तन में होते हैं उसे पूरी तरह भर देते हैं। उनका व्यवहार 4 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है: दाब, प्रेशर, P, यानी वे बर्तन की दीवारों पर कितना जोर लगा रहे हैं। ओके। आयतन, वॉल्यूम, V, यानी वे कितनी जगह घेर रहे हैं। तापमान, टेम्परेचर, T, जिसे केल्विन में मापा जाता है। और उनमें गैस के मोलों की संख्या, अमाउंट N, यानी गैस की मात्रा। P, V, T, N। क्या इन चारों चीजों के बीच कोई संबंध है, कोई नियम? हाँ, कई नियम हैं जो बताते हैं कि ये कैसे जुड़े हैं। इन्हें गैस नियम कहते हैं। जैसे बॉयल का नियम कहता है कि अगर आप तापमान और गैस की मात्रा को स्थिर रखें तो दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है और दाब घटाने पर आयतन बढ़ जाता है। इनवर्स रिलेशन। अच्छा, P बढ़ा तो V घटा। और चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर दाब और मात्रा स्थिर हो तो तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, गैस गर्म करने पर फैलती है। सीधा संबंध? हाँ, और एवोगैड्रो का नियम कहता है कि अगर दाब और तापमान स्थिर हों
तो गैस की मात्रा मतलब मोल n बढ़ाने पर आयतन v भी बढ़ता है। ज्यादा गैस ज्यादा जगह। क्या इन सबको मिलाकर कोई एक समीकरण बनता है, एक मास्टर इक्वेशन? हाँ, इन सबको मिलाकर एक बहुत उपयोगी समीकरण बनता है जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT। बिल्कुल, PV is equal to nRT। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं, गैस कांस्टेंट। ये समीकरण एक आदर्श गैस के व्यवहार का वर्णन करता है। एक काल्पनिक गैस जिसके अणु न तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और न ही खुद कोई जगह घेरते हैं। लेकिन असल गैसें को आदर्श नहीं होती, उनमें तो अणु होते हैं, जगह घेरते हैं। सही कहा, असल गैसें थोड़ी अलग व्यवहार करती हैं, खासकर जब दाब बहुत ज्यादा हो, जब अणु पास पास आ जाते हैं, या तापमान बहुत कम हो, जब अणुओं की गति धीमी हो जाती है और आकर्षण बल काम करने लगते हैं। तो ये समीकरण कितना काम का है? सामान्य परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण काफी हद तक सही काम करता है और इससे हम गैसों के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे उनका घनत्व, डेंसिटी या मोलर द्रव्यमान। और अगर हमारे पास गैसों का मिश्रण हो जैसे हवा, हाँ, तो डाल्टन का नियम कहता है कि मिश्रण का कुल दाब उसमें मौजूद हर गैस के अपने अपने दाब, जिसे आंशिक दाब कहते हैं, पार्शियल प्रेशर, के जोड़ के बराबर होता है। P total is equal to P1 plus P2 plus P3। अच्छा। अणुओं के स्तर पर गैसें ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कोई थ्योरी? इसे गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत समझाता है, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सिद्धांत कुछ आसान मान्यताओं पर आधारित है। जैसे? गैस के अणु बहुत छोटे कण हैं जिनके बीच बहुत दूरी है। वो लगातार सीधी रेखा में बेतरतीब ढंग से चलते रहते हैं, रैंडम मोशन। वे एक दूसरे से और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। दीवारों से टकराना ही दाब पैदा करता है। अच्छा, टक्कर से प्रेशर? हाँ, उनके बीच कोई खास आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये आदर्श गैस की मान्यता है और उनकी औसत गतिज ऊर्जा, चलने की ऊर्जा, तापमान के समानुपाती होती है। मतलब गैस जितनी गर्म होगी, अणु उतनी तेजी से चलेंगे। ये सिद्धांत क्या समझाने में मदद करता है? ये सिद्धांत गैस नियमों की व्याख्या करता है, जैसे दाब बढ़ाने पर आयतन क्यों घटता है, क्योंकि अणु दीवारों से ज्यादा टकराते हैं। ये भी समझाता है कि गैसें क्यों फैलती हैं, विसरण, डिफ्यूजन, या एक छोटे छेद से क्यों निकलती हैं, निसरण, इफ्यूजन। और ये भी बताता है कि असल गैसें आदर्श व्यवहार से क्यों भटक जाती हैं। क्यों भटकती हैं? क्योंकि असल अणुओं का अपना कुछ आयतन होता है और उनके बीच थोड़े आकर्षण बल भी होते हैं, जिन्हें आदर्श गैस सिद्धांत नजरअंदाज करता है। एक और समीकरण है वैन डर वाल्स समीकरण, जो इन बातों का ध्यान रखकर असल गैसों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझाता है। ठीक है, हमने पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु, अणु, प्रतिक्रियाएं और गैसों को समझा। अब एक आखिरी जरूरी चीज, ऊर्जा। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा का क्या रोल है? एनर्जी का क्या लेना देना है? ऊर्जा तो रासायनिक बदलावों का दिल है। समझिए, लगभग हर रासायनिक प्रतिक्रिया में या तो ऊर्जा बाहर निकलती है या अंदर ली जाती है। ऊष्मा रसायन, थर्मोकेमिस्ट्री, इसी ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन है। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री। जिन प्रतिक्रियाओं में ऊष्मा, हीट, बाहर निकलती है जिससे आसपास का माहौल गर्म हो जाता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे आग जलना? हाँ, जैसे लकड़ी या कोयले का जलना, या एक आम उदाहरण, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो अक्सर गर्मी निकलती है। और जिनमें ऊष्मा अंदर ली जाती है? जैसे बर्फ का पिघलना, उसे पिघलने के लिए गर्मी चाहिए होती है, इसलिए वो आसपास से गर्मी खींचती है। या कुछ इंस्टेंट कोल्ड पैक होते हैं, उन्हें दबाने पर अंदर रिएक्शन होता है और वो ठंडे हो जाते हैं। हाँ, देखा है। हम इस ऊर्जा परिवर्तन को मापते कैसे हैं? कोई तरीका है? हम एक गुण का इस्तेमाल करते हैं जिसे एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी, इसे कैपिटल H से दर्शाते हैं। स्थिर दाब पर होने वाली प्रतिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन, जिसे डेल्टा H लिखते हैं, उस प्रतिक्रिया में ली या दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। डेल्टा H? हाँ, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान ऋणात्मक माइनस होता है, क्योंकि सिस्टम ने ऊर्जा खो दी।
और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक के लिए धनात्मक प्लस होता है, क्योंकि सिस्टम ने ऊर्जा पाई। हम रासायनिक समीकरणों के साथ डेल्टा एच का मान भी लिखते हैं। इन्हें ऊष्माशोषी समीकरण कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। और इसे मापते कैसे हैं लैब में? इस ऊष्मा को मापने की प्रायोगिक तकनीक को कैलोरीमिति कहते हैं, कैलोरीमीट्री। इसमें हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 ग्राम चीज का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा या ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, पूरी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक कैलोरीमीटर नाम का उपकरण होता है। क्या हम बिना प्रयोग किए भी किसी प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा एच का अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, एक तरीका है। अगर हमें पता हो कि किसी यौगिक को उसके तत्वों से उनकी मानक अवस्था में बनाने में कितनी एंथैल्पी बदलती है, इसे गठन की मानक एंथैल्पी कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एचएफ डिग्री। डेल्टा एचएफ डिग्री फॉर्मेशन। हाँ, तो हम इन मानों का उपयोग करके किसी भी प्रतिक्रिया का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। ये उत्पादों की कुल डेल्टा एचएफ डिग्री में से अभिकारकों की कुल डेल्टा एचएफ डिग्री को घटाकर किया जाता है। ये मान टेबल्स में दिए होते हैं। और एक हेस का नियम भी सुना है, हेसिस लॉ। भी हो, कुल ऊर्जा परिवर्तन वही रहेगा। अच्छा, जैसे मंजिल तक जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं पर ऊंचाई का फर्क वही रहेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये हमें उन प्रतिक्रियाओं का डेल्टा एच निकालने में मदद करता है जिन्हें सीधे मापना मुश्किल होता है। ये सब ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर आधारित है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसका रूप बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षित रहती है। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वाह, तो हमने पदार्थ के बनने से लेकर उसके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये सब जानना वाकई कमाल का है, कितना कुछ है समझने को। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। समझिए कि एक तरह से सतह को ही खुरचा है। हमने परमाणुओं के अंदर की और भी गहरी दुनिया, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम संख्याएं, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन विन्यास, हाँ, वो SPDF वाले। हाँ, उससे कैसे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बनती है, और तत्वों के गुण कैसे बदलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके। फिर परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक और सहसंयोजक बंध, अणुओं का आकार कैसा होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, VSEPR मॉडल। इन पर तो बस हल्की सी बात की है। और भी बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ, जैसे तरल और ठोस में अणुओं के बीच लगने वाले बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विलियनो सॉल्यूशंस के गुण, प्रतिक्रियाएं कितनी तेज या धीमी होती हैं, केमिकल काइनेटिक्स, और वे किस हद तक पूरी होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस का और गहरा अध्ययन, घुलनशीलता, वायुमंडलीय रसायन, थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरी कैसे काम करती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। छाल दुनिया, ये सब रसायन विज्ञान का ही हिस्सा है। ये सचमुच दिखाता है कि रसायन विज्ञान असल में बदलाव का विज्ञान है। चीजें कैसे बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, और इस बदलाव में ऊर्जा का क्या खेल है। हर चीज जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये समझना कि हमारे आसपास की दुनिया और हम खुद भी आणविक स्तर पर कैसे काम करते हैं, ये ज्ञान की एक बहुत शक्तिशाली बुनियाद है। हर चीज इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। सुनने वालों के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि रसायन विज्ञान की इस दुनिया की सैर, ये बातचीत आपके लिए उपयोगी और दिलचस्प रही होगी। क्या कोई खास हिस्सा आपको ज्यादा रोचक लगा या शायद थोड़ा मुश्किल? हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम आगे इसे और बेहतर बना सकें। हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपके विचार हमें गाइड करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद, और याद रखिए, ये दुनिया अणुओं और परमाणुओं के एक अंतहीन नृत्य से भरी है। इसे समझने की खोज करना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। खोजते रहिए।